गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, बढ़िया बढ़िया, चलो वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ लिया था? ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, कि ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या है, कैसे वर्क करता है। तो मैं अगर ब्लड की बात करूं कि ब्लड के बारे में हमने देखा था कि ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, एक तरल संयोजी ऊतक है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर ब्लड बना हुआ है। या मैं बात करूंगा कि ब्लड क्या बना हुआ है। ब्लड की अगर बात की जाए तो ये मूल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये ऊतक है। ऊतक की अगर बात करूं तो ऊतक क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ऊतक की बात करेंगे या ब्लड की बात करेंगे कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ स्टार्ट हो जाता है? मेसोडर्म परत में स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमने बात की थी कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। यह हल्के क्षारीय कलर का होता है, हल्का पीला हो सकता है, रेड हो सकता है, और इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि हमारे शरीर का 7% होता है भाग। शरीर के वेट का कितना होगा? 7% होगा। हमारे मानव शरीर में नॉर्मल 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। इसके बाद में इसका गाढ़े होने का कारण, विस्कोसिटी का कारण क्या है? तो इसकी विस्कोसिटी का कारण हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है उसके बहने की क्षमता का जो विरोध करता है वो क्यों करता है? प्रोटीन के कारण। और प्रोटीन में भी हमने किसको देखा था? फाइब्रोनोजिन को, क्योंकि फाइब्रोनोजिन ही क्या करता है? एक ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। तो हमने प्रोटीन की बात की थी। प्रोटीन के बाद में अगर बात करूंगा कि रक्त का थक्का का निर्माण, और उसके बाद में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अगर फेटस के केस में अगर मैं बात करूं कि फेटस के केस में कहाँ होता है, तो यॉक, आपने देखा होगा नवजात शिशु है ना, नवजात शिशु का ये योग देख सकते हो आप, योग ऑफ सेट इसमें होता है। और जन्म के बाद की अगर बात करूंगा तो अस्थिमज्जा में होता है। जन्म से पहले अगर नवजात फेटस की बात करूं तो 5 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज है तो 5 मंथ से उसका क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाता है। यहां आप देख सक रहे हो कि जो ये येलो कलर का पार्ट है, ये येलो कलर का पार्ट, अगर पूरे ब्लड की बात करें तो येलो कलर का पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्लाज्मा। अगर आपको प्लाज्मा बढ़ानी है तो कहा जाता है कि अंडे को खाना चाहिए। अंडे में पीला हुआ पार्ट होता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। यस और नो? उसके बाद में बात करेंगे कि आप व्हाइट देख रहे हो, व्हाइट ब्लड सेल है, आरबीसी रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, ये सब किसमें पाया जाता है? ब्लड में। यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में यहाँ पर कितना होता है? 55 से 60% के आसपास होता है। हमने पढ़ लिया था। रक्त की बात करें प्लाज्मा 55 से 60%। ये आपको अगर यहाँ 55 से 60 ना मिले तो 60 से 65 भी मिल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से जो आंसर लगा देना है। रुधिर कणिकाओं की हमने बात की थी कि ये कितनी होती है? 40 से 45% होती है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की हमने बात कर ली थी। इसके बाद में हमने बात की थी प्रोटीन में क्या क्या होता है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ये पाया जाता है। और शरीर में सबसे ज्यादा की अगर बात करेंगे एल्बुमिन पाया जाता है, सबसे कम आपका फाइब्रोनोजिन पाया जाता है। ये पीले कलर का जो देख रहे हो आप कितना होता है? 90%। इसमें क्या होता है? पानी ही पाया जाता है प्लाज्मा में। पूरे 55 से 60% प्लाज्मा की बात करें तो इसमें क्या होता है? 90 से 90% वाटर होता है, 90 से 92% वाटर होता है। हल्के पीले रंग का होता है। और ये पीला रंग किस कारण से होता है? तो आप जानते हो कि 120 दिन के बाद में जब आरबीसी टूटती है, आरबीसी टूटने के बाद में कहाँ जाती है? प्लीहा स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन में आने के बाद में वो टूटती है, और जैसे ही टूटती है तो वो येलो कलर का पिगमेंट बनाती है। येलो कलर का पिगमेंट को हम बिलिरुबिन बोलते हैं। और ये बिलिरुबिन शरीर से बाहर कैसे निकलता है? तो मैं कह सकता हूँ कि यही कैसे आपका मल के द्वारा या यूरोक्रोन है ना, यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। आपने देखा होगा कि येलो कलर में होते हैं सारे। तो वो किस कारण से होता है? अगर मैं बिलिरुबिन की बात करूं कि अधिक मात्रा में हो जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जॉइंटिस, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। कि पीलिया किस कारण से हो जाता है? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण से हो जाता है। इसके बाद हमने ब्लड की अगर बात करें तो इसमें प्लाज्मा को देखा था। एंटीबॉडी इसमें प्लाज्मा में 50 से 55% ये होती है, या 55 से 60% आपको मिल जाएगा। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसी में पाई जाती है। इसके बाद में 7 से 8% में हमने देखा कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजिन, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। उसके बाद में 90 से 92% इसमें वाटर होता है। फाइब्रोनोजिन, रक्त का फाइब्रोनोजिन अभी हमने बात की, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। एल्बुमिन और ग्लोबुमिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये आयनों की संतुलित करता है, मतलब कि ये क्या करता है? शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने में सहायता करता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। सीरम की बात की थी। अगर ब्लड से आरबीसी को हटा दिया जाए, है ना, अगर मैं बात करूं कि ब्लड से किसको हटा दिया जाए, ब्लड से मैंने किसको हटा दिया? ये मान लो ब्लड है, ब्लड से आरबीसी को हटा दिया गया, ब्लड से आरबीसी को हटा दिया गया तो क्या बच जाएगा? शेष भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाएगा? इस येलो कलर का भाग बचेगा, पीला कलर, इसको आप बोलते हो प्लाज्मा। यस और नो? प्लाज्मा बचेगा। इसके बाद में प्लाज्मा से भी अगर फाइब्रोनोजिन को हटा दिया जाए, फाइब्रोनोजिन क्या है? एक प्रोटीन है, इसको प्रोटीन को हटा दिया जाए, प्रोटीन को हटा दिया जाए तो शेष भाग क्या बचता है? टिटेनस बचता है। सॉरी, शेष भाग क्या बचता है? आपका सीरम बचता है। और इस सीरम का उपयोग कहाँ करते हो आप? सीरम का उपयोग टिटेनस के टीके में किया जाता है। और टिटेनस का टीका कब लगाते हैं? जब मान लो किसी ने चाकू मार दिया हो, या आपको कहीं लोहा लग गया हो,
है ना, क्योंकि टिटेनस से बहुत जल्दी आपका शरीर में क्या होने लगती है, रिएक्शन होने लगती है, ऑक्सीडेशन होने लगता है और घाव बन जाता है। और घाव को जल्दी से ठीक करने के लिए, कि उसका घाव न बने, उसके लिए आपको टिटेनस का टीका लगाया जाता है। और टिटेनस के टीका किससे बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि घोड़े की सीरम से टिटेनस का टीका बनाया जाता है। इसके बाद में हमने लिम्फ या लसिका की बात की थी कि रक्त वाहिकाओं से जब छनकर के ब्लड बाहर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ या लसिका बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको पिंपल्स आई हो, है ना, पिंपल्स आ गई हो आपको, और पिंपल्स की बात करें, आपके चेहरे पर दाने निकल आए हो, आप उसमें लगे हैं दबाने के लिए, जोर से दबा रहे हैं, दबाने के बाद में जो येलो कलर का पार्ट बाहर आता है, सेडिमेंट बाहर आता है, उसी को आप क्या बोलते हो, आपका लसिका या लिम्फ बोलते हो। या आपने ऐसा किया कि आपने स्किन को लिया और जोर से दबाना चालू कर दिया, एक ब्लैक एंड व्हाइट सा आपका पदार्थ बाहर आता है, उसे भी आप लसिका या लिम्फ बोल सकते हो। जनरली जो पिंपल्स आप दबाते हो, पिंपल्स जो आपके चेहरे पर आ जाती है, उसको एक दबाने से येलो कलर का पार्ट निकलता है, उसी को आप क्या बोलोगे, ये जो बाहर आ जाएगा स्किन से, उसी को आप क्या बोलते हो, लिम्फ या लसिका बोलते हो। इसके बाद में हमने रुधिर कणिकाओं की बात की थी कि रुधिर कणिकाएं कितनी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी के बारे में बात की थी कि आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती है, एरिथ्रोसाइट्स मतलब सेल और एरिथ्रोसाइट्स में मिलकर बनी होती है। ये शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है, 50 से 55 लाख होती है। हर दिन 1% ये क्या हो जाती है, ये प्रत्येक दिन लगभग 1% आपकी नष्ट हो जाती है। और नष्ट होने के बाद में क्या होता है कि ये अवतल आकार की, उभयावतल आकार की होती है, रेगुलर शेप की होती है, राउंड शेप की होती है, डंबल आकार की मिल सकती है आपको। क्लियर है, ये हमने पढ़ा था। उभयावतल बीच से कैसी होती है, बीच से यहाँ पर बीच से चपटी और किनारों से उभरी हुई होती है, मोटे आकार की होती है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में निर्माण की बात करेंगे, स्टेनम में होता है, मूल कोशिका में होता है। मूल कोशिका क्या होती है, जो उत्पत्ति के समय सबसे जिससे दूसरी कोशिकाएं बनाई जा सकती है, मूल कोशिका कहलाती है। यहाँ पर हमने बात की थी। और मूल कोशिका में ही आप जानते हो कि अस्थिमज्जा होता है मूल कोशिका। मूल कोशिका से अस्थिमज्जा किस किस में पाया जाता है, इसका निर्माण कहाँ होगा ब्लड का, तो आरबीसी का तो हम जान की हड्डी कह सकते हैं, जान की हड्डी, फीमर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टर्नम की बात करें, वक्ष जो आपके उसमें पाया जाता है, चेस्ट में, पसलियां, रिब शाफ्ट की, उसमें ये निर्माण होता है। इसके बाद में आप ये देख रहे हो आपका किडनी हो जाएगी। और किडनी के बाद में अगर बात करेंगे, यहाँ पर हार्मोन निकलता है, कौन सा, एक एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन निकलता है। ये एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन जब आपका बोन मेरो में जाता है, बोन मेरो के पास में ये वाला जो पार्ट कहलाता है, इसको बोलते हैं एपिफाइसिस। इस वाले पार्ट को, बोन मेरो वाले इस पार्ट को एपिफाइसिस बोला जाता है। और इसमें लाल अस्थिमज्जा होता है। इस लाल अस्थिमज्जा में हिमेटोपाइटिक सेल पाई जाती है। कौन सी सेल, हिमेटोपाइटिक सेल पाई जाती है। हिमेटोपाइटिक सेल जब एरिथ्रोपाइटिन से क्रिया करती है, हिमेटोपाइटिक सेल जब इरिथ्रोपाइटिन से क्रिया करती है, तो ये आरबीसी में परिवर्तित होने लगती है। और इस आरबीसी में परिवर्तित होने की घटना को ही आप इरिथ्रोपाइटोसिस बोलते हो। मतलब आरबीसी का बनना, किससे बनना, यहां पर किडनी। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा कि इरिथ्रोपाइटिन का आरबीसी का, लाल अस्थिमज्जा से हिमेटोपाइटिक से आरबीसी का निर्माण होना ही आपका क्या कहलाता है, इरिथ्रोपाइटोसिस कहलाता है। क्लियर गाइस। इसके बाद में हमने बात की थी कि मृत्यु कब होती है, तो 120 दिन के बाद में जैसे आरबीसी धीरे धीरे कमजोर होती है और वो टूटने लगती है, तो कहाँ जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मैं बात करूंगा कि स्प्लीन या प्लीहा में हो जाती है। ये आप देख रहे हो, स्प्लीन या प्लीहा मतलब आपका लीवर होता है, उसके जस्ट साइड में ऊपर स्थित होता है स्प्लीन या प्लीहा आरबीसी। अब ये ऐसा क्यों है कि इसमें होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। मेन रीजन तो ये, अगर केंद्रक पाया जाता तो कोशिका नहीं बनाती, है ना, नई कोशिका बन जाती। अब नई कोशिका बनती तो माइटोकॉन्ड्रिया होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता तो भोजन बनाता, इसको जीवित रहने के लिए कुछ तो चाहिए रहे। अब फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो लाइसोसोम भी होता, लाइसोसोम अगर होता तो मतलब वो कोशिकाओं का भक्षण करता। अब ये सब इसमें नहीं पाई जाती है, इसी के लिए इसका डेथ कहाँ होती है, इसकी डेथ कहाँ हो जाएगी, तो लीवर में भी कुछ तोड़ी जाती है, इसकी डेथ कहाँ हो जाएगी, स्प्लीन या प्लीहा में होती है। इसीलिए स्प्लीन या प्लीहा को हम क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी या ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल बोला जाता है। इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्लियर गाइस। इसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी कशेरुकी प्राणी में पाई जाती है। स्तनधारियों की वयस्क आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। ये इस टाइप से आरबीसी कुछ आपको दिखाई देती है, बीच से दबी हुई होती है, साइड से चपटी होती है। कुछ समय के पश्चात आरबीसी जब टूटने लगती है तो ये कैसी हो जाती है, आपके इस टाइप से दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे डंबल के आकार में ये चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऊंचाई पर जाने से आरबीसी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबियन की, उभयचर की होती है। उसके बाद में सबसे छोटी आरबीसी की अगर बात करेंगे कस्तूरी मृग की होती है। उसके बाद में स्तनधारी में सबसे बड़ी बात करेंगे तो किसकी हो जाएगी, एलिफेंट की होती है। क्लियर गाइस। उसके बाद में हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन को भी हमने पढ़ लिया था। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी के बाद में फेरस की बात करें, इसमें क्या होता है, अवस्था इसकी फेरस की होती है। हीमोग्लोबिन दो भागों से मिलकर
बना होता है आयरन और प्रोटीन की बात करते हैं कि हीम आयरन होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, आयरन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, पूरे शरीर में 97% ऑक्सीजन का परिवहन यही करता है। आयरन के ऑक्सीकरण हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का जो कलर है वो कैसा होता है, तो हमारा कलर कैसा हो जाएगा, रेड होता है। क्लियर हुआ? इसको हमने पढ़ लिया था। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने 4 अणुओं को बांध करके रखता है। बॉन्डिंग कितने अणुओं से बनाता है, तो बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूंगा तो ये कितने अणुओं से बनाएगा, 4 अणुओं से बनाएगा। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन सॉरी गाइस, हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है और बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने के साथ में ही ये क्या करना स्टार्ट कर देता है। उससे ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये ब्लड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुलता है और ब्लड को क्लॉट कर देता है। और ब्लड को क्लॉट करने के साथ में क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का जमने से मनुष्य की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। यहाँ पर हमने कोयला पढ़ लिया था यहाँ पर कि मोनोऑक्साइड बनती कैसे है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कोयला के अपूर्ण दहन से बनती है। अपूर्ण दहन और पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और अपूर्ण दहन से क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको मीठी नींद आने लगती है। कैसी नींद, मीठी नींद आने लगती है। इसी को दम घोटू गैस भी बोलते हैं, साइलेंट किलर। या धीरे धीरे अगर मैं बात करूं कि कौन सी गैस से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि दम घोटू गैस जो कि है आपकी कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। जैसे ही हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्लियर गाइस? तो हमने इतना प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था जो कि हमने अभी रिवीजन किया। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि यहाँ हीमोग्लोबिन। क्लियर गाइस? तो यहाँ बात की जाए हीमोग्लोबिन जो आप देखते हैं, राइट, यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आयरन इसमें पाया जाता है। यहाँ पर इसकी बात करें, इसको क्या बोला जाता है, भक्षण कोशिका बोला जाता है। किसको, थोड़ा सा समझना इस चीज को। ये आपका क्या हो गया, ये आपका लीवर हो गया। लीवर, कुछ मात्रा में लीवर में आकर के आरबीसी की डेथ होती है। आरबीसी की डेथ कहाँ होगी, आरबीसी की डेथ कहाँ हो रही, कुछ मात्रा में लीवर में, कुछ मात्रा में आरबीसी की डेथ होती है स्प्लीन या प्लीहा में होती है ना। ये क्या हो जाएगा, स्प्लीन, ये क्या हो जाएगा, कुछ मात्रा में स्प्लीन या प्लीहा हो जाएगा। जब यहां पर आरबीसी आती है, इस डेथ जब होती है तो इसको क्या बोला जाता है, तो मैं इसकी बात करूंगा, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको फुक्कर कोशिका बोला जाता है। क्या बोलेंगे, जब आरबीसी की डेथ लीवर में होती है तो इसको आप क्या बोलते हो, फुक्कर कोशिका बोलते हो। क्या बोलेंगे, फुक्कर कोशिका बोला जाता है। और जब आपकी डेथ आरबीसी में होती है, जब स्प्लीन या प्लीहा में होती है, तो इसको आप भक्षण कोशिका भी बोल सकते हो। जब आरबीसी की डेथ यहां पर हो जाएगी, दो जगह हो रही, एक तो लीवर में हो रही और दूसरी स्प्लीन में डेथ हो रही। क्लियर हो गया? जब डेथ होती है तो यहां पर ये लीवर है, तो लीवर में जैसे ही आपकी ये आरबीसी की डेथ होती है, आरबीसी का 120 डेज के बाद में, 120 डेज के बाद जब आरबीसी दो भागों में टूटती है, जैसे टूटती है तो इसमें हीम और ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आरबीसी में क्या रहेगा, Hb, जैसा नो आरबीसी में क्या है, Hb। हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, हीम अलग हो जाता है और ग्लोबिन आपका प्रोटीन अलग हो जाता है। और जब ये ग्लोबिन प्रोटीन टूटता है, हीम तो धातु हो गई, जब ग्लोबिन प्रोटीन टूटता है तो ये टूटने के बाद में आपका बिलिरुबिन बनाता है। कब, जब आरबीसी लीवर में डेथ होती है, डेथ होने के बाद में जब दो पार्ट में टूट जाता है, हीम धातु अलग हो जाती है और आपका बिलिरुबिन अलग, सॉरी हीम और ग्लोबिन अलग हो जाता है, तो ग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका बिलिरुबिन में हो जाता है। और यही बिलिरुबिन की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो ये बिलिरुबिन क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का कलर भी कैसा होता है, अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा कैसा दिखाई देता है, तो प्लाज्मा आपको येलो कलर का दिखाई देता है। पूरा अंडे के अंदर का येलो पार्ट आपने देखा होगा। इस बिलिरुबिन के कारण ही प्लाज्मा पीला कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से हीम आपने निकाल लिया। हीम ही आपको क्या कर रहा है, आयरन ही आपको रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। जब आपने ब्लड से रेड कलर ही हटा दिया है ना, ब्लड पहले कैसा था, अगर मैं बात करूंगा, ब्लड आपका पहले कैसा था, रेड कलर का था, ये सानू। अब इसमें से आपका क्या हुआ, आरबीसी अलग निकल गई, आरबीसी अलग निकल गई, आरबीसी की डेथ हो गई।
अब आरबीसी की जब डेथ हो गई तो आरबीसी 120 डेज के बाद में इसने क्या किया, हीम और ग्लोबिन में अलग अलग तोड़ दिया, हीम प्लस ग्लोबिन अलग अलग दो भागों में तोड़ दिया। अब दो भागों में टूट गया तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन इसको कलर देता है रेड कलर, परंतु जब हीमोग्लोबिन निकल गया बचा क्या, सिर्फ ग्लोबिन, और ग्लोबिन जब निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है, इस तरह का पार्ट आपको येलो पार्ट दिखाई देता है। कैसा दिखेगा, ये निकलने के बाद में येलो पार्ट दिखाई देता है, और इसी को आप प्लाज्मा बोलते हो क्या, यस और नो, यही सेम आपको प्लाज्मा दिखेगा। और जब ये पार्ट आपका टूट जाता है तो आप एक्सक्रीट कर देते हो, शरीर से बाहर निकाल देते हो, किसके फॉर्म में, या तो मल के फॉर्म में निकाल दोगे क्या, जितना भी आपने प्रोटीन खाया है बस आप पाचन किया है, पेट में जितना जो भी है आप सुबह जा करके बाहर निकाल देते हो। ये क्या हो जाता है आपका प्लाज्मा, बिलिरुबिन के कारण होता है। वहीं जब आरबीसी स्प्लीन में होती है तो कुछ पार्ट आपका इसका क्या हो जाता है, यूरोक्रोम में हो जाता है, यूरिया का कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाता है, यूरिया किस फॉर्म में आ जाता है, यूरोक्रोम के फॉर्म में आ जाता है, और यूरोक्रोम किसके रूप में, आपका यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो ये किसमें हो गया, हीमोग्लोबिन के कारण ही सारी प्रोसेस होती है कि जैसे आरबीसी की डेथ हुई, डेथ होने के बाद में क्या हो जाता है, दो भाग में टूट जाती है, येलो कलर का बिलिरुबिन का पिगमेंट बनाती है, और यही शरीर में अगर ज्यादा हो जाए, है ना, शरीर में मान लो बिलिरुबिन ज्यादा हो गया है और शरीर कैसा होने लगेगा, धीरे 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 आपके नाखून पीले होने लगेंगे, आपके हाथ पैर पीले होने लगेंगे, पूरा शरीर आपका पीले होने लगता है, पूरा शरीर पीला होने लगता है, जिसे आप पीलिया बोलते हो। शरीर का पीला होना क्या कहलाता है, पीलिया बोलते हो, या पीलिया की अगर मैं बात करूं तो इसको जॉइंडिस भी बोला जाता है, पीलिया को ही क्या बोलेंगे, जॉइंडिस भी बोलते हैं। स्तनधारी की बात करें कि स्तनधारी का ब्लड, है ना, रेड कैसे होता है, स्तनधारी की अगर बात करेंगे कि जो रेड कलर है स्तनधारियों में ब्लड का कलर कैसा होगा, रेड होगा। तो रेड किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फेरस 2 पाया जाता है, 2+ पाया जाता है, यस और नो, हीमोग्लोबिन के कारण ही स्तनधारियों का ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। उसके बाद कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा का प्राणी है। कॉकरोच किसका प्राणी है, आर्थ्रोपोडा का है, या मैं कहूं कि आर्थ्रोपोडा में ही अब कॉकरोच क्या आएगा, कीट वर्ग से भी आ जाएगा। मैं कीट की भी बात कर सकता हूं कि कीट वर्ग में भी कौन आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा के प्राणी आ जाएंगे। जैसे मानव का ब्लड रेड है, मतलब चोट लगने पर आपको लगता है कि ब्लड बाहर आया है, मतलब चोट लगी है। कहीं से आप चलते हुए जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आप थोड़ा सा गिर गए, है ना, बाइक आपकी स्लिप हुई, गिर गए, थोड़ा सा आपको क्या आ गई, यहां पर मान लो हाथ में छिलन आ गई, ब्लड बाहर निकला क्या, नहीं। आप कहोगे कि जो आपकी बाहरी लेयर है त्वचा की, सिर्फ वो डैमेज हुई है, उतना ज्यादा आपको चोट नहीं लगी। अगर आपका ब्लड बाहर आ गया तो फिर आपको लगता है कि चोट ज्यादा है, चोट कैसी है, गहरी है, क्लियर है। तो कलर कैसा हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। वही मैं कॉकरोच की बात करूं या कीट की बात करूं तो इनका कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट कह सकता हूं, सफेद रंग का, व्हाइट कलर किसका हो जाएगा आपका, कॉकरोच का, या इनको हम बोलते हैं क्या, हिमोलिम्फ। हिमोलिम्फ के कारण इनका कलर कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। दूसरी चीज मैं बात करूं कि केचुआ, आपने देखा होगा नॉन कॉर्डेटा का प्राणी है, इसमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। केचुए की अगर मैं बात करूंगा कि केचुआ वर्मी कंपोस्ट करते हैं, किसान का मित्र किसे कहा जाता है ना, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा किया जाता है, खेतों में फर्टिलिटी किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो सब किसको बोलते हैं, हम केचुआ को ही बोलते हैं, क्लियर है। ये किसमें होता है, इसका जो कलर है केचुए का, इसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा आप जानते हो कैसा होता है, पीले कलर का होता है। प्लाज्मा कैसा होगा, येलो कलर का होगा। इसके बाद में मैं बात करता हूं आर्थ्रोपोडा की, जिसमें हमने कॉकरोच की बात की। कॉकरोच की अगर बात करें तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में हीमोशाइनिन होता है। क्या होगा, हीमोशाइनिन। जैसे मनुष्य में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही हीम मतलब धातु, साइनिन मतलब कलर देने वाला। साइनिन का अर्थ आप सीधा सा तांबा से लगा सकते हो, कॉपर से लगा सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि हीमोशाइनिन कैसा रंग देता है, नीला। जैसे आपने ब्लू विट्रॉयल का नाम सुना होगा, केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो नीला होगा। किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को। किसको बोलेंगे, CuSO4, है ना, कॉपर सल्फेट नीला होता बोला जाता है, ब्लू विट्रॉयल। वहीं ग्रीन कसिस, हरा कसिस, या फिर मैं बोल सकता हूं ग्रीन विट्रॉयल, किसको बोलेंगे, फेरस। फेरस का कलर क्या हो जाएगा, FeSO4, क्या बोलेंगे, हरा कसिस बोला है। तो
तो वैसे ही तांबा कलर कौन सा देता है, तो तांबा नीला कलर देता है। अगर मैं हीमोशाइनिन की बात करूं तो हीमोशाइनिन के कारण ही इसका कलर कैसा होता है, नीला। और झींगा जो मछली होती है उसमें भी ब्लड का कलर क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं नीला होता है। और ये नीला कलर देता कौन कौन है, तो एक तो आपका देता है कौन, कॉपर, सीयू, और दूसरा कोबाल्ट धातु। कोबाल्ट धातु का ही उपयोग आप किसमें करते हो, कैंसर के उपचार में भी करते हो। कीमोथेरेपी दी जाती है ना, जब कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या देते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैंसर बोलते हैं। मतलब हमें जरूरत नहीं थी, हमारा शरीर सुडौल बना हुआ है और वहीं पर कोशिकाओं ने अतिरिक्त प्रोडक्शन कर लिया। कहीं किसी के शरीर में कहीं पर सूजन, स्वेलिंग आ गई है ना, मुंह में कुछ निकल आया, गले में कुछ निकल आया, मतलब आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन हो जाना ही कोशिकाओं का क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। और कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। और यही अगर मैं बात करूं कि कोबाल्ट जो धातु है उसका हम कैंसर के उपचार में भी प्रयोग करते हैं। मोलस्का की बात करें, मोलस्का या संघ बोलते हैं इसको, मोलस्का, इसमें संघ वगैरह आते हैं इसमें। अगर मोलस्का की बात करेंगे तो मोलस्का में भी क्या पाया जाता है, हीमोशाइनिन पाया जाता है। हीमोशाइनिन के कारण होता आपका कैसा होगा, नीला होगा। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा कैसा होता है, रंजकहीन होता है, इसका कोई भी कलर नहीं पाया जाता। लेग्यूमिनस पौधे भी होते हैं। लेग्यूमिनस पौधे की अगर बात करें तो इसमें लेग लगा हुआ है, यहां से आप याद रख सकते हो कि जैसे मैं लेग की बात करूं, लेग, इसका कलर कैसा होगा, लेग्यूमिनस का पौधे का कलर आप जानते हो हरा होता है ना। अगर मैं बात करूं लेग्यूमिनस पौधे कि इनका कलर कौन प्रोवाइड करता है, तो लेग्यूमिनस पौधों का कलर कौन प्रोवाइड करेगा, लेग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में तो सब में होता है, चाहे किसी में हीमोशाइनिन हो, हीमोग्लोबिन हो या फिर लेग हीमोग्लोबिन हो, तो ये क्या होता है आपका लेग्यूमिनस पौधों में आपका पाया जाता है। तो हमारे ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा का कलर किसके कारण होता है, हीमोशाइनिन के कारण होता है। झींगा की बात करेंगे तो झींगा का भी कलर किस कारण होता है, आपका हीमोसाइनिन के कारण होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ब्लड के संबंधित कुछ बीमारियां होती है कि ब्लड में कौन कौन सी बीमारियां आ जाती है। जैसे ब्लड की आपकी अगर कमी हो गई, कि ब्लड अगर आपके शरीर में कम हो गया, क्या हो जाएगा, ब्लड जो है आपका आरबीसी है ना, आरबीसी है, आरबीसी रेड कलर की होती है ऐसा ना। आरबीसी की अगर कमी हो गई, आरबीसी की कमी मतलब आपके शरीर में एचबी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। अब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, या एनीमिया को ही रक्त अल्पता बोला जाता है। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से आपका क्या हो जाएगा, रक्त अल्पता या एनीमिया कहलाता है। इसके बाद में इसी को मैं और एक नाम दे सकता हूं कि जैसे आरबीसी की कमी से एनीमिया हो रहा है, मैंने कहा पूरा रक्त ले लिया, रक्त की कमी हुई तो एनीमिया। आपके विटामिन B9 की कमी हुई तो भी एनीमिया, आपके विटामिन B12 की कमी हुई तो भी एनीमिया, क्योंकि सब में तो आयरन पाया जाता है। चाहे विटामिन ए पूछ ले, विटामिन B9 पूछ ले, विटामिन B12 पूछ ले, आपसे फॉलिक एसिड पूछ ले कि फॉलिक एसिड के कमी होने से क्या एनीमिया होगा, तो बिल्कुल फॉलिक एसिड की कमी होने से भी आपको एनीमिया होगा। साइलोकोबालामीन की कमी होने से भी आपको क्या होगा, एनीमिया होगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि आरबीसी अगर बढ़ जाए, है ना, शरीर में हमें जरूरत है कितनी आरबीसी की, हमने बात की कि 50 से 55 लाख आरबीसी मुझे चाहिए। कितनी चाहिए, 50 से 55 लाख मुझे मेरे शरीर में आरबीसी चाहिए स्वस्थ मनुष्य के लिए। 5 मिलियन आरबीसी काफी है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 5 मिलियन में 50 लाख हो जाएगा, है ना। 5 से 5.5 मिलियन मुझे आरबीसी चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ, मुझे आरबीसी जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा बढ़ गई, मतलब शरीर में कितनी हो गई, 5 से 7 लाख, मतलब 5 से 7 मिलियन हो गई, 8 मिलियन हो गई, मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ गया, आरबीसी की संख्या बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, आरबीसी में हाइड्रोजन है, प्रोटीन है, क्लियर है। तो इससे डिसीज बन जाती है और इस डिसीज को आप क्या बोलते हो, पॉलीसाइथेमिया बोलते हो। क्या बोलोगे, पॉलीसाइथेमिया बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो कि आरबीसी की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाए तो इसको आप क्या बोलोगे, पॉलीसाइथेमिया बोलते हो। जब आरबीसी टूटती है, या आरबीसी की अगर मैं बात करूं कि आरबीसी का आकार कैसा हो जाए, आरबीसी धीरे धीरे, जैसे
120 दिन के बाद में टूटती है, बिलिरुबिन का पिगमेंट बनाती है, टूट जाती है ना। अगर मैं बात करूं कि आरबीसी का धीरे धीरे आकार, पहले आरबीसी कैसी थी, यहां बात करते हैं हम कि आरबीसी का आकार पहले कैसा था। तो पहले बिल्कुल शेप थी, राउंड शेप में थी। धीरे धीरे आरबीसी कैसे होने लगी, धीरे से पहले ऐसी हुई, फिर थोड़ा सा इसने राउंड चेंज किया और फिर एकदम से कैसी होने लगी, ये इस टाइप से हुई और धीरे धीरे ये आरबीसी का आकार कैसा हो गया, ये हंसिया के आकार का हो गया। जैसे दराती जिससे आप गेहूं सोयाबीन वगैरह काटते हो, है ना, खेत में गए होंगे आप, देखते होंगे कटिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये इस टाइप से हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, हंसिया प्रकार की आरबीसी का कैसा होना, हंसिए की तरह आरबीसी का होना। और ये डिसीज क्या कहलाती है, तो इसको आप क्या बोलते हो, सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। इसमें आरबीसी कैसी होती है, शेप चेंज कर लेती है और शेप चेंज करने के साथ ही आरबीसी का क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। मनुष्य कैसा हो जाता है, मनुष्य कमजोर होने लगता है धीरे धीरे और इससे इसकी क्या हो सकती है, इसकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी की। यहाँ पर कुछ और बीमारीज है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो बीमारी वाले चैप्टर में है ना। इसके बाद में यहाँ पर आपकी आरबीसी कंप्लीट होती है। आरबीसी के बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल, सेल भी कह सकते हो आप और कार्पल भी कह सकते हो, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्लियर है। इसका और एक रासायनिक नाम पूछा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइड बोला जाता है। अब मेन एक आपसे क्वेश्चन कि क्या आरबीसी ब्लड में पाई जाती है, हाँ ब्लड में आरबीसी होती है, रेड कलर होता है, ये सब रक्त कणिकाएं होती। हमने बात की कि प्लाज्मा में क्या आरबीसी होगी, तो प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाई जाती है। जो आपका टोटल ब्लड है 100%, इसमें आपका क्या है 50 से 55% क्या हो जाएगा, येलो कलर का पार्ट होगा। कैसा कैसा होगा, ये पूरी तरह से येलो पार्ट है ना। ये मान के चलो क्या हो जाएगा, ब्लड में पूरी तरह से मैंने अभी क्या बना दिया, इसको येलो पार्ट बना दिया। यहाँ पे कुछ आपके व्हाइट पार्ट भी रहेंगे कुछ, है ना। इसमें क्या रहेंगे, ये आप व्हाइट पार्ट देख रहे हो, इसमें ये इस टाइप से कुछ व्हाइट पार्ट रहेगा। अब इसमें पूरा अभी ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड है ना, पूरा ब्लड। इसमें आप क्या देख रहे हो, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हटा दिया जाए, रक्त कणिकाएं हटा दी जाए, तो जो येलो पार्ट बच रहा है, मतलब प्लाज्मा के अंदर ही जो आपका येलो पार्ट है, इस प्लाज्मा के अंदर ही आपकी क्या पाई जाती है, तो मैं कहूंगा कि इस प्लाज्मा के अंदर ही आपकी कौन सी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ये क्या हो जाएगी, आपकी डब्ल्यूबीसी हो जाएगी। आरबीसी प्लाज्मा में नहीं पाई जाती, कलर प्रोवाइड करती है। नहीं तो पूरा ब्लड, अगर ब्लड में से आरबीसी को हटा दिया जाए, तो आप जब ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हो, है ना, अगर मैं बात करूं, जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गए, ये आपने परखना ली, है ना, आपके पास में गए, आप ब्लड लेकर के गए, ब्लड में आपने सबसे पहले देखा, इंजेक्शन से ब्लड को निकाला और ब्लड को निकालने के बाद में उन्होंने क्या किया, कुछ ml ब्लड लिया, 2 से 2.5 ml और किसमें भर दिया, एक परखनली में डाला। इसको काफ़ी समय तक फेड किया जाता है, जैसा लोग बहुत देर तक घुमाया जाता है ना, कि इतना ले लेते हैं, इतना ही रहता है उसमें, है ना। ये मान लो उसमें डाला, डिब्बी बंद की और इसको आप क्या करने लगे, काफ़ी देर तक इसको सेक किया जाता है ना। सेक करने के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे ब्लड से जो येलो पार्ट है, जो येलो पार्ट होगा वो कहां आ जाता है, जो आप लेबोरेटरीज वगैरह में देखते होंगे या गूगल सर्च करके देख सकते हो आप, तो यहां पर जैसे ही आप सर्च करोगे, है ना, जैसे इसको हिलाया जाता है, काफी देर तक ब्लड को सक किया जाता है, क्रश किया जाता है या घुमाया जाता है, तो ऊपर की तरफ आप देखते हो कि येलो कलर का पार्ट ऊपर आ जाता है। क्लियर। उसके बाद में नीचे बीच में यहां पर आप देखोगे ये वाला पार्ट, बीच में ऊपर वाला क्या हो गया, प्लाज्मा, है ना, और ये बीच में क्या आ जाता है, डब्ल्यूबीसी, और नीचे वाला क्या आ जाता है, आपका आरबीसी आ जाता है। तो ब्लड को जब सेक किया जाता है तो 3 कलर अलग अलग हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका प्लाज्मा, दूसरा हो जाता है आपका क्या, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हो जाता है क्या, आपका आरबीसी। इतना क्लियर है। तो यहां मैं बात करूं कि ब्लड में येलो कलर का पार्ट होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में ही क्या होती है, आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। क्लियर हो गया।
क्या होगी, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। प्लाज्मा के अंदर ये पाई जाती है, प्लाज्मा में ही उपस्थित होती है। इसके जीवन काल की बात करें कि इसका लाइफ टाइम कितना होता है, इसकी लाइफ कितनी होती है, तो लाइफ कितनी हो जाएगी इसकी 2 से 5 दिन होती है। जैसे मैंने आरबीसी की बात की कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, वहीं आपके डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होगा, तो जीवन काल इसका 2 से 5 दिन का होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, 3 से 5 दिन भी आपको बुक में मिलेगा, तो 3 से 5 दिन, अगर 2 से 5 ऑप्शन में नहीं है तो 3 से 5 दिन भी आप ऑप्शन में लगा सकते हो। तो 3 से 5 दिन। इसकी मात्रा कितनी होती है, शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है, तो शरीर में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी गाइस, तो 8 से 10,000 या 10 से 15,000 तक का हम लेकर के चलते हैं कि 8 से 10,000 के अप्रॉक्स में आपकी WBC पाई जाती है। मतलब हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में अगर कोई पाया जाता है, लिस्ट काउंट में अगर कोई ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ब्लड सेल पाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सबसे कम मात्रा में आपकी WBC ही पाई जाती है। वहीं आरबीसी की बात करेंगे, हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी रक्त कणिका पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, आरबीसी। कितनी, 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन या 50 से 55 लाख आरबीसी हमारे शरीर में पाई जाती है। और शरीर में होती कैसी है, मतलब सबसे बड़ी होती है शरीर की। जैसे हमने बात की थी कि आरबीसी सबसे छोटी ब्लड सेल है, वही डब्ल्यूबीसी सबसे लार्जेस्ट सेल है। कैसी हो जाएगी, लार्जेस्ट या सबसे बड़ी सेल हो जाएगी। वही बात करूंगा कि इसका आकार कैसा होता है, तो हमने बात की थी कि आरबीसी का आकार तो सब गोल होता है, राउंड शेप में होता है, डंबल के आकार का होता है। वही हम बात करते हैं कि इसका आकार निश्चित आकार का होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है। कैसा हो सकता है, अमीबा के आकार का हो सकता है, इर्रेगुलर शेप का हो सकता है। क्लियर, ये कैसी हो जाएगी, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता कि आरबीसी का जैसे राउंड शेप में है, अवतल उत्तल दर्पण की तरह है या डंबल शेप में है। मैं डब्ल्यूबीसी का पर्टिकुलर आकार नहीं बता सकता देख के कि इसका आकार ऐसा ही होगा। क्लियर, मतलब इसका आकार मैं नहीं बता सकता कि ये राउंड शेप में दिखेगी, गोल दिखेगी, फ्लैट दिखेगी, स्क्वायर शेप में दिखेगी, इसका आकार नहीं बताया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो इर्रेगुलर शेप का होता है, अनिश्चित आकार का होता है। इसका आकार कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देता है। तो आरबीसी का राउंड शेप में होता है, जबकि अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूंगा तो डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होगा, अनियमित या अनिश्चित आकार होगा। WBC की बात करें तो WBC भी 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की हो जाएगी WBC, नंबर 1 यहां पर होता है आपका कणिकामय WBC और दूसरे नंबर पर यहां पर आता है आपका अकणिकामय WBC, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। क्लियर हो गया, मतलब जिसमें कणिकाएं पाई जाती है उसको कणिकामय WBC बोलते हैं, जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती उसको हम क्या बोलते हैं, अकणिकामय व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। 2 टाइप की होती है, दोनों आप देख सकते हो यहाँ पर। नंबर 1 की अगर बात करेंगे तो पहली कौन सी हो गई, कणिकामय या ग्रेन्युल जिसको बोला जाता है, ग्रेन्युलोसाइट बोला जाता है। या अग्रेन्युलोसाइट की अगर बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी अकणिकामय हो जाएगी। पहली कणिकामय और दूसरी अकणिकामय। इस कणिकामय में भी 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। कितने प्रकार की सेल पाई जाती है, 3 प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 को बोलते हैं हम क्या, इशेनोफिल। नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, बेसोफिल। और नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। 3 पाई जाती है किसमें, कणिकामय में। कणिकामय ग्रेन्युल में भी 3 प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 को बोलेंगे इशेनोफिल, दूसरे नंबर को बोलते हैं बेसोफिल और उसके बाद में तीसरे नंबर को बोलते हैं न्यूट्रोफिल। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में चलते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन सी पाई जाती है। तो मैंने कहा कि पूरे शरीर में अगर मैं बात करूंगा कि कणिकामय या पूरे WBC में सबसे कम मात्रा में कौन सी पाई जाती है, तो सबसे कम मात्रा में बेसोफिल पाई जाती है। और कितने % पाई जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि 0.5% आपकी बेसोफिल पाई जाती है। क्लियर। उसके बाद में न्यूट्रोफिल की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पर क्या, सबसे अधिक मात्रा में आपकी न्यूट्रोफिल पाई जाती है। पूरी WBC की अगर बात करें 100% में से 60 से 70% संख्या में कौन सी रहेगी, आपकी न्यूट्रोफिल रहेगी। बेसोफिल सबसे कम, आधा % के आसपास, 0.5% के आसपास। परंतु
सबसे अधिक न्यूट्रोफिल पाई जाती है, कितनी? 60 से 70%। दूसरी बात करते हैं अकणिका में WBC की या अग्रेनुलोसाइट WBC की अगर बात करें तो यहां पर ये भी दो भागों में डिवाइड होती है। नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो इसे बोला जाता है क्या? आपका मोनोसाइट। और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका होती है WBC में। सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी आपकी? वो लार्जेस्ट सेल कौन सी हो जाएगी आपकी WBC की? मोनोसाइट हो जाएगी। क्लियर गाइस? वहीं लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट भी दो टाइप की होती है। लिम्फोसाइट एक होती है T लिम्फोसाइट और एक होती है आपकी B लिम्फोसाइट। T फॉर क्या होता है? टारगेट करना। T फॉर थाइमस, ये भी हो सकता है ना? T फॉर T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है। T का अर्थ होता है टारगेट करना या थाइमस कह सकते हो, और B फॉर बोन मैरो होता है। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा हम इधर समझते हैं कि ये एक्चुअल में T और B होती क्या है ना? यहां पर अगर हम बात करें इधर पे, एक मिनट, T सेल और B सेल की अगर मैं बात करूंगा, T और B सेल की अगर बात की जाए, T सेल और B सेल की अगर बात करें, यहां पर हम WBC में क्या पढ़ रहे हैं? लिम्फोसाइट, है ना? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में हमने किसको देखा? एक होती है T सेल और एक होती है आपकी B सेल, BWBC। अब यहां पर T का अर्थ होता है टारगेट करना, है ना? T सेल का अर्थ क्या हो जाएगा? T सेल का अर्थ होगा टारगेट करना। टारगेट करना। अब टारगेट किसको करना? मान लो आपके शरीर में, है ना, आपको कोई, आपकी थोड़ी सी हल्की सी तबीयत खराब हुई, मान लो आपको खांसी वगैरह हो गई है थोड़ी सी, आपके शरीर में अगर पहले से एंटीबॉडी है ना, एंटीजन उपलब्ध है, एंटीबॉडी है, वो क्या करेगी? आपके शरीर में जो बैक्टीरिया आए हैं उनको क्या करेगी? धीरे धीरे किल करने का काम करेगी, है ना? अब आपके शरीर में कोई मान लो बैक्टीरिया चला गया है, कोई वायरस आ गया है, अब आपका दिमाग सोच रहा है कि इसको कौन सी दवाई देनी चाहिए। सोचिएगा ना, मान लो जैसे आपको बुखार आ गया है, आपका दिमाग पहले तो आपको बताएगा, आपकी सेल्स, कि भैया शरीर में कोई अनवांटेड पदार्थ आ चुका है ना, कोई गलत वायरस आ चुका है जिससे हमारे शरीर को खतरा होगा। अब उसको आप जितनी देर में सोचोगे, है ना, आप सोचोगे, उसको समझोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई लोगे, उतनी देर में तो वायरस आपका काम करके निकल जाएगा, है ना, आपको निपटा देगा वायरस। इसके लिए हमारे शरीर में एक सेल पाई जाती है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट क्या करती है? टारगेट करती है। क्या करती है? टारगेट करती है किसको? जो भी आपके शरीर में सडनली कोई ऐसा पदार्थ आ जाए, ऐसा वायरस आ जाए जिससे आपके शरीर को नुकसान होता है, उसको क्या करने का काम करेगी? उसको किल करने का काम कौन करती है? टारगेट करने का काम कौन करती है? तो आपकी T लिम्फोसाइट करती है। क्लियर? T लिम्फोसाइट टारगेट करने की काम करेगी, और B लिम्फोसाइट की बात करूंगा, उसका पहचान करने की बात कौन करेगी? तो B सेल करती है। या मैं कहूं कि जैसे आपको एड्स हो गया हो मान लो, है ना, और उसका वायरस आपके शरीर में पहले से ही है, या हो गया हो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वायरस आ गया हो, वायरस से ही होगा, तो उसके लिए भी अब आपको पता ही नहीं है, आप जब तक उसका एंटीडोट नहीं लोगे वो तो चलता ही रहे। तो मतलब ऐसे ही वायरसों को किल करने का काम जो सडनली हमारे शरीर में आ जाते हैं वो कौन करती है? तो वो कौन सी सेल करेगी? आपकी यहाँ पर T सेल करती है। क्लियर हुआ गाइस? यहाँ पर कौन सी सेल करेगी? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट यहाँ पर करती है, जो कि WBC के अंदर ही आती है, और WBC एंटीबॉडी निर्माण का काम भी करती है। ये आप देख सक रहे हो, यहाँ पर अलग अलग आपको, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सक रहे हो अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये क्या है? न्यूट्रोफिल। अच्छा, यहाँ पर आप सबसे बड़ी कौन सी देख रहे हो? ये देख लो आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये दिखती कैसी है? अगर मैं बात करूं, ये वाली, ये कौन सी हो गई आपकी? मोनोसाइट। सब में देख लो 5 प्रकार की हमने लिखी, कौन कौन सी? लिम्फोसाइट लिखा, मोनोसाइट लिखा, एसिनोफिल लिखा, बेसोफिल लिखा और न्यूट्रोफिल लिखा। तो सबसे बड़ी इसमें आकार में कौन सी है? लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट सबसे बड़ी आपको यहाँ पर मोनोसाइट दिखाई दे रही है। मोनोसाइट आप बिल्कुल इस टाइप से दिखाई देती है, ब्लड को आप जब देखोगे। अच्छा, इनका डायग्राम आप याद रखना कि मोनोसाइट कुछ ऐसी दिखती है ना,
लिम्फोसाइट कुछ ऐसी दिखती है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्या हो चुके हैं, चतुर हो चुके हैं, है ना, क्योंकि बच्चे भी होशियार हो चुके हैं, इंटेलिजेंट है, वो आजकल आपको ऐसे दे देते हैं और इसमें से पूछा जाता है कि बताओ इसमें से मोनोसाइट कौन सी है, बताओ इसमें से लिम्फोसाइट कौन सी है, बताओ इसमें से मोनोसाइट कौन सी है। यह पांचों का नाम दे दिया जाता है और पांचों का नाम देके इनको क्रम से जमाने के लिए पूछता है कि सबसे बड़ी कौन साइड होगी और सबसे छोटी कौन सी साइड होगी। क्लियर गाइस? तो यहां पर आप देख सक रहे हो कि मोनोसाइट का आकार कैसा होगा, इस टाइप से होगा, सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में इस साइड आपको लिम्फोसाइट दिखाई दे रही है, लिम्फोसाइट का आकार आप देख रहे हो ये वाला। उसके बाद में बात करें ये क्या हो गई, एसिनोफिल हो गई, है ना। एसिनोफिल के बाद में ये आप देख रहे हो कि बेसोफिल हो गई, सबसे छोटी। उसके बाद में अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, है ना, ये इस टाइप से आपको न्यूट्रोफिल दिखाई देगी, है ना। ऑलमोस्ट तीन का आकार एक जैसा है और न्यूट्रोफिल का आकार कैसा है, भक्षण करती हुई कोशिका की तरह है, जैसा ना। इसमें आप देख रहे हो कि बेसोफिल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, मोबाइल फोन जो आप लगाते हो ना, रिंग लगाते हो, है ना, डायल फोन जो रहता है उसका, है ना, उस टाइप से इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इस टाइप से जिससे आप बात करते हो, इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिखाई दे रहा है, बेसोफिल में दिखाई दे रहा है ना। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसोनोफिल और मोनोसाइट, और उसके बाद में आपकी क्या होती है, तो इसके बाद में हमने बात की कि इसमें क्या होती है, आपकी लिम्फोसाइट होती है, ये अलग अलग होती है। चलिए अब इसको अलग अलग हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर यहाँ पर क्या आता है, एसिनोफिल। एसिनोफिल की अगर मैं बात करूं कि एसिनोफिल क्या है, तो एसिनोफिल की अगर बात करें तो WBC का ही एक टाइप है। एसिनोफिल की अगर बात की जाए तो एसिनोफिल की अगर बात करें तो एसिनोफिल WBC का ही एक प्रकार है, वो भी कैसा, कणिका में प्रकार है, ग्रेनुलोसाइट टाइप की है, इसमें कणिकाएं पाई जाती है। या मैं अगर बात करूं कि इसको अगर एसिड से मिला दिया जाए तो एसिड मतलब कि अम्ल से जब इसको क्रिया कराई जाएगी तो अम्ल में एक कलर पकड़ लेती है, अम्ल का कलर धारण कर लेती है, अम्ल में इसका कलर चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं इसको कह सकता हूं कि अम्ल से इसको क्या किया जा सकता है, कलर दिया जा सकता है, इसको रंगा जा सकता है। एसिनोफिल की बात करें तो यह भड़काऊ प्रतिक्रिया देती है। कैसी भड़काऊ प्रतिक्रिया बताओ, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। कैसी भड़काऊ प्रतिक्रिया है, आपके चेहरे पर कोई आया, आपको दो गाली दी और आपने उसके शरीर के ऊपर या उसके गाल के ऊपर तमाचा जड़ दिया, आपका गाल कैसा हो गया, रेड हो गया। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका रिएक्शन हुई ना, उसने आपको कुछ बोला, आपने सडनली उस पर क्या किया, रिएक्शन की। इसको आप क्या बोलते हो, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बोला जाता है, या भड़काऊ प्रतिक्रिया बोला जाता है, या चोट लगने पर त्वचा का लाल हो जाना, या गर्म हो जाना, या आपको फीवर आ जाना, आपको ठंडी लगना, ये मतलब कि ऐसी प्रतिक्रियाएं जो आपके शरीर में अलग से होती है। क्लियर, चोट लगने पर हो जाए या ऐसी प्रतिक्रियाएं जो आपको भड़काऊ लगे, वो सारी क्या होती है। किसी में अगर मैं बात करूं कि आपको किसी ने कुछ बोला, आप गए उसको मारने पीटने लगे, गाली गलौज करने लगे, मतलब मन में जो अंदर भड़ास थी वो किस पे निकाल दी आपने, आगे वाले पर निकाल दी। तो ये सब काम करता कौन है, तो ये कौन करेगी, एसिनोफिल। एसिनोफिल का काम ही क्या है, भड़काऊ रिएक्शन देना, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देना, जिससे चोट लग जाए, आपका शरीर रेड हो जाता है, गर्म होना, आपका चेहरे का लाल, आपको गुस्सा आने दो, आपका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ आपको चेहरे का रंग ही चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा गुस्से में आके मार तो नहीं देगा, है ना। फीवर आता है, आपका चेहरा उदास सा हो जाता है, एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है नहीं होती। तो ये सब कौन देता है आपका, जैसे अभी वो चल रहा है आपका राजा बना दो रानी बना दो, खूब चल रहा है ना। तो ये भी क्या हो गई, एक रिएक्शन ही हो गया। कोई बात लिख दो क्या, कोई कहानी लिख दो क्या, अभी कुछ कहानी लिख दो, कुछ बात लिख दो, मैं भी मास्टर लिख दूं, तुझे मैं मास्टरनी लिख दूं, ऐसा भी हो सकता है ना। रिएक्शन चेंज हो जाती है शरीर के इंसान की, जो बात को वो करेगा उससे क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो इन सब रिएक्शंस को देने का काम कौन करता है, आपका एसिनोफिल करता है। इसी के बाद में बात करें हम दूसरे नंबर पे, जैसे यहाँ चोट लगना, त्वचा का लाल होना और गर्म होना, आपका फीवर आना, ये सब काम कौन करता है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा एसिनोफिल करता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आती है आपकी कौन सी, बेसोफिल। दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसोफिल की, है ना। ये कौन सी हो गई यहाँ पर, बेसोफिल।
दूसरे नंबर पर बेसोफिल को मास्ट कोशिका भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? मास्ट कोशिका भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं मास्ट कोशिका? क्योंकि अगर आपके शरीर में बेसोफिल की आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में हो गई तो आपका धीरे धीरे क्या होने लगता है? दम घुटने लगता है। जैसे मैं अगर बात करूं, आपकी एज मान लो आपके दादा परदादा की एज 70 प्लस होगी, दादा की एज की उम्र की बात करें, दादा दादी की एज की 70 प्लस हो जाती है, हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनको दमे की शिकायत होने लगती है। या जैसे ही 50 प्लस में होते हैं वो धीरे धीरे जैसे सीढ़ियों को चढ़ने में उन्हें घबराहट होने लगती है। थोड़ी देर अगर पैदल चल लिया जाए तो उनको क्या होने लगती है? घबराहट होने लगती है। श्वास उनकी क्या होती है? जल्दी जल्दी चलने लगती है। चलेगी या नहीं चलेगी? तो इसको क्या बोलते हैं कि उनको दमे की शिकायत है। फिर हम उनको इनहेलर ला के देते हैं कि भैया इससे क्या होगा, थोड़ी सी सांस में कंट्रोल आएगा। ऐसा तो बेसोफिल की अधिकता के कारण ही हमें दमे की शिकायत होती है, दम की शिकायत होती है, या श्वास संबंधी बीमारी किससे होती है? तो बेसोफिल से होती है। और इसी को अगर आपके शरीर में बेसोफिल की संख्या ज्यादा हो गई, आपको दम संबंधी बीमारी हो गई, तो इसी को आप मास्ट कोशिका के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्ट कोशिका बोला जाता है। और इसको और नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है? इसको और एक नाम हिस्टामिन दिया जाता है। कौन सा नाम हो जाएगा आपका? एक हिस्टामिन हो जाएगा, हिस्टामिन। और हिस्टामिन के कारण क्या होता है? एलर्जी की संख्या की मात्रा में बढ़ती है। आपके हाथ पांव में क्या हो जाए? खुजली हो जाए, आपका मन करे कि इसके गाल पे अभी मैं तमाचा खींच के मार दूं, है ना। आपके शरीर में ऐसा लगे कि पसीना ज्यादा आ रहा है, आपके शरीर में ईचिंग हो रही है, पाँव के में चुभन टाइप से लग रही है, आपके शरीर के जोड़ों में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर मेरा घूम रहा है। लगता है कभी कभी ऐसा? अगर ऐसा लग रहा हो तो जाकर के डॉक्टर को दिखाओ। ये अच्छी आदतें नहीं है, अच्छे लक्षण नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि यही बेसोफिल है जो आपको दमे संबंधी बीमार कर सकती है, दम की शिकायत बना सकती है। इसी में हिस्टामिन पाया जाता है। हिस्टामिन के कारण एलर्जी, जिसको आप कहते हो एलर्जी, बार बार छींक आना, सुबह उठे है ना, टेम्परेचर चेंज हुआ, बार बार कंटिन्यूअसली आप क्या किए जा रहे हो? छींक पे छींक की मारे यार। एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, ठीक है, थोड़ी देर सहन किया, चौथी पांचवी बार में तो लगता है साला हो क्या रहा है हमारे साथ में। टेबलेट लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, है ना। फिर क्या हुआ? नोज का आना, है ना। सुबह सुबह देखते हैं कि भाई आप एलर्जी हो गई, एलर्जी हो गई, तो छींक तो रहे ही हो आप, है ना। छींकने के साथ साथ क्या हुआ? नाक आपकी बहुत ज्यादा पतली हो गई, पानी निकल रहा है नाक से, है ना। कोई साइड में बैठा है, थोड़ी देर में नाक को रुमाल लगाया जा रहे हो बार 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 बार, जिससे आपका चेहरा का क्या होने लगा? रेड होने लगता है। हुआ है ना, ऐसा तो होता होगा, बचपन में खूब देखा होगा, है ना। बच्चों को अभी भी देखते होंगे। तो इससे एक किसके कारण होता है? तो बेसोफिल के कारण होता है। तो एलर्जी की संख्या भी किसके कारण बढ़ जाती है? बेसोफिल के कारण बढ़ती है, हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, एलर्जी। अब उसका दिमाग में चिड़चिड़ापन आने लगता है, भाई एलर्जी होगी, बीच में आप उसको उंगली करोगे कि भैया ये काम कर दो, वो काम कर दो, उसका तो दिमाग होगा कि इसके का दिमाग खराब हो गया है, ये मेरे से ऐसी बात कर रहा है, वो तमाशा जड़ने की बात करेगा। होगा या नहीं होगा? तो ये सब चीजें किसमें होती है? बेसोफिल के कारण होती है। और यही मैं बेसोफिल की अगर बात करूं तो इसमें हिपेरिन पाया जाता है ना, हिपेरिन पाया जाता है। अच्छा आप देखो यहां पर कि बेसोफिल है, बेसोफिल ने क्या किया? आपको सबसे पहले दम का भी पेशेंट बनाया, दम संबंधी बीमारी बनाए। दम के बाद में आपको एलर्जी बहुत ज्यादा लगी कि भैया आपको एक प्रॉब्लम होगी, हाथ में खुजलाहट होगी, इचिंग होगी, है ना, पसीना आएगा, है ना, एलर्जी हो सकती है। एलर्जी अलग अलग टाइप की होती है, सबको एक पर्टिकुलर एक नहीं कह सकते हम, है ना, अलग अलग टाइप की अलग अलग होती है एलर्जी, जिसको जो हो जाए। दम की शिकायत हुई, दम की शिकायत के बाद में एलर्जी, है ना। अब एलर्जी ज्यादा हो गई, दम ज्यादा हो गई, बहुत देर तक खांसते रहे खांसते रहे खांसते खांसते आपने बहुत ज्यादा लंबी सांस लेना चालू कर दिया, है ना, और इतनी ज्यादा लंबी सांस लेने लगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे 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 डाउन होने लगा। हो सकता है कि सड़न हो सकता है। दूसरी चीज एलर्जी हुई, एलर्जी होते 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 इतनी एलर्जी हो गई कि आपके बॉडी का टेम्परेचर, आपके शरीर का टेम्परेचर धीरे 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 कमजोर होने लगा। अब भाई टेम्परेचर कम होगा एलर्जी के कारण, या बढ़ भी सकता है, जैसे ही एनर्जी आपका एलर्जी के कारण टेम्परेचर डाउन होगा, ब्लड क्या होने लगेगा? क्लॉट हो सकता है। अगर शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ब्लड फ्रीज होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सही आ रहे हो, है ना, ब्लड क्या होगा? फ्रीज होगा। अब ब्लड फ्रीज होगा तो ब्लड फ्रीज होगा तो जमने लगेगा। अब ब्लड अगर फ्रीज हो गया तो आपको हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा? हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। जब हार्ट अटैक आएगा तो इसी के लिए इन्होंने एक यहां पर क्या बना दिया?
यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि यहां पर किसको बना दिया, हिपेरिन को बना दिया, कि हिपेरिन क्या करेगा, यहां पर आपके रक्त को जमने से रोकेगा, मतलब एंटी क्लॉटिंग एजेंट किसको बोलेंगे, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि हिपेरिन को दे दिया कि हिपेरिन क्या करे, ब्लड को जमने से रोके, एंटी क्लॉटिंग एजेंट। इसीलिए हिपेरिन को क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉटिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड को लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में बना करके रखता है, इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट बोला जाता है। फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी ब्लड वेसल्स में, कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्लड का फ्लो रुक जाता है या नहीं रुकता है। कभी कभी ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, या हम इसको ब्लड प्रेशर से समझ सकते हैं और अच्छा समझ में आएगा, है ना। मान लो किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है मतलब उसकी श्वास कैसे होने लगती है, बहुत तेजी से चलने लगती है ना। या मैं बात करूं उसको घबराहट होने लगती है, जी मचलने लगता है, किसमें आ जाएगा, ये सारा का सारा आपका ब्लड प्रेशर में आ जाएगा। बीपी लो होना मतलब उसको ऐसा लगता है कि अब बस मस्त वाली धुन में चलते हैं, मतलब उसका बीपी क्या होने लगता है, धीरे धीरे लो होने लगता है, उसका शरीर सुस्त पड़ने लगता है। क्लियर हुआ। तो यहां पर ये सब चीजें के लिए इसमें एक और पाया जाता है एंटीबॉडी या विटामिन कह सकते हो, इसको आप क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन पाया जाता है। सीरोटोनिन क्या करता है कि आपका ब्लड अगर तेजी से बह रहा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं बात करूं यहां पर, यहां अगर बात की जाए कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स हो गई। अब मैंने कहा कि इस ब्लड वेसल्स में क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है, यस और नो, ये ब्लड वेसल्स बह रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको साइड से, यहां से, पहले इसमें स्पेस देख रहे हो आप, स्पेस काफी ज्यादा है ना, तो अभी आसानी से इसमें ब्लड का फ्लो इजीली हो रहा है। कोई दिक्कत हो रही क्या, मतलब नॉर्मल जो प्रेशर होना चाहिए उससे फ्लो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसका जो एरिया था, इसका एरिया क्या कर दिया, यहां पर थोड़ा सा कम कर दिया, ऊपर से भी क्या कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया, ये सामने, और इधर से भी क्या कर दिया, यहां पर ये इतना कर दिया। एरिया कम हुआ क्या बताओ, एरिया कम होगा तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही एरिया दोनों साइड से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ेगा, बीच में जितना भी फ्लो है इसका फ्लो का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, दोनों साइड से पिचक रही है, दोनों साइड से पास में आ रही है। जब पास में आएगी तो पास में आकर के क्या करेगी, सीधा सा ब्लड को प्रेशर से धकाएगी आगे, क्योंकि इसमें ये वाली टर्म, अगर इसको हम आगे बात करेंगे थोड़ा इसके बारे में, बस इसको समझ लो कि इस टाइप से इसमें पाई जाती है कि ब्लड पीछे की तरफ नहीं आ सकता, है ना। जब इसको परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें इसको और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर बात करें कि यहां से ब्लड रिवर्स की ओर नहीं आ सकता, ब्लड आगे की तरफ ही भागेगा। अब आगे की तरफ ही भागेगा मतलब वो यहां से आगे बढ़ा तो ये आगे जाकर के सीधा यहां से निकलेगा, इधर आगे जाएगा, मतलब इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसको संकुचन और शिथिलन का काम कौन करता है, तो ये भी बेसोफिल करता है, मैं ये कह सकता हूं। या इसकी बात करूं, इसको आकार में बढ़ाने का काम कौन करता है, तो भी बेसोफिल करता है, जो कि रक्त वाहिकाओं में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे, ये भी कौन करेगा, तो आपका बेसोफिल करेगा, सीरोटोनिन करेगा। या मैं कहूं कि इसको आकार का, इसका प्रेशर जो बढ़ने का कारण है, इसको संकुचन का काम भी कौन करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि कौन करेगा, यहां पर आपका कौन कर रहा है, बेसोफिल कर रहा है। बेसोफिल में भी कौन कर रहा है, सीरोटोनिन कर रहा है। क्लियर। तो प्रेशर बढ़ाने और प्रेशर को घटाने का काम कौन करता है, तो मैं कह सकता हूं कि प्रेशर को बढ़ाने और प्रेशर को घटाने का काम दोनों का दोनों कौन कर रहा है, यहां पर कौन सा हो जाएगा, आपका सीरोटोनिन हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या गाइस। यहां पर कि सब कौन कर रहा है, यहां पर सीरोटोनिन कर रहा है, संकुचन में वाहिकाओं में सहायता करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने में, वाइड करने में, या उसको पिचकाने में किसका सहायता हो, कौन करता है सहायता, तो बेसोफिल करता है। तो हमने बात की इसिनोफिल की, इसिनोफिल के बाद में हमने बात की बेसोफिल की। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के बारे में अगर बात की जाए तो न्यूट्रोफिल को और मोनोसाइट को, इन्हें क्या कहा जाता है, फेगोसाइट सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई बताओ, कि फेगोसाइट सेल क्यों कहा जाता है,
फेगोसाइट का अर्थ ही होता है क्या, भक्षण करने वाली कोशिका। क्या होगा, फेगोसाइट का अर्थ क्या हो जाएगा, मान लो आपके शरीर में कोई वायरस आ गया, कोई मान लो बैक्टीरिया आ गया, यानी आपने खराब पानी पिया, खराब पानी के साथ में आपके शरीर में बैक्टीरिया आ गया। अब बैक्टीरिया आ गया तो मान लो ये शरीर आपका है, इधर था, है ना, ये आपका पूरा शरीर हो गया, ये बैक्टीरिया यहाँ आ गया, तो आपके अंदर जो सेल है ना, ये सेल क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को किल करेगी, अपने अंदर ले लेगी और अपने अंदर लेकर के उसको क्या करेगी, उसको किल करने का काम कौन करती है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करती है। और ये जो भक्षण करने की प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक रिएक्शन बोला जाता है। या फेगोसाइटिक सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, आपके शरीर में जितने भी पदार्थ आते हैं, जैसे आप भोजन खा रहे हो, भले ही आप भोजन खा रहे हो, भोजन में भी आपको पता है क्या कि आप पूरा प्योर खा रहे हो सकता है सब्जी आपने बनाई हो, है ना, फूड आपने बनाया, उसमें भी तो कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, या प्रॉपर हो सकता है आपने उसको धुला नहीं हो। तो ये सब हमारे शरीर में जैसे ही जाते हैं तो हमारे शरीर में जाने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, हमारे शरीर में ये क्या हो जाती है, इसको मारने का काम कौन करता है, तो ये मोनोसाइट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइट सेल बोला जाता है। तो हमने इसिनोफिल को पढ़ा, इसिनोफिल के साथ में बेसोफिल को पढ़ा, और बेसोफिल के बाद में न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को पढ़ा। और मोनोसाइट को आप जानते हो कि मोनोसाइट क्या है, मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, यस नो। तो ये सारी चीजें यहां पर हमने पढ़ा। इसमें सिर्फ आपकी एक चीज और बच गई है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ से कि आरबीसी का निर्माण, इसका डब्ल्यूबीसी का निर्माण कैसा होता है, किसके द्वारा होता है ना। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, एनीवन, या तो क्लियर है या तो ऑल क्लियर है, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो पूरा समझ में आया या तो फिर सब सर के ऊपर से गए, ऐसा। चलिए थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।